सर आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग शारीरिक पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज जरा ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आव्यूह के व्युत्क्रम विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हल को देखेंगे बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रखा था कि इनको सॉल्व करने का, यानी किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमने जो मेथड अप्लाई करना है अभी, उसको हमने इससे पहले वाले वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप वो वाला वीडियो देख लें। क्लियर है ना? आइए जरा देखते हैं कि कैसे रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं। किस विधि द्वारा बच्चों? आव्यूह व्युत्क्रम विधि द्वारा। आइए जरा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दें बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3x + 7y = 24, और सेकंड इक्वेशन इसमें क्या है 2x + 5y = 17। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बार मैं प्रोसीजर को समझा देता हूं बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते थे, दिए गए इक्वेशन को हम लोग ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे बच्चों। याद है? ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चों, यहाँ से कि x = a 1 × b कैलकुलेट करते थे। क्लियर है? ऐसा करने पे जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो इधर x y z जो भी वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, उससे इस वाले वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। तो वहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। लेकिन हाँ जरा ध्यान दें, इनसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अगर a इनवर्स कैलकुलेट करना है तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक करते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जरा ध्यान दें बच्चों, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण को क्लियर है बच्चों, समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, क्लियर है बच्चों, आव्यूह रूप में लिखने पर। अब जरा ध्यान दीजिए, इनको आव्यूह रूप में लिखने का मतलब क्या है कि इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले कोफिशिएंट लिखते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 3 7, फिर कितना बच्चों 2 5। क्लियर है? फिर वेरिएबल वाला आएगा, वेरिएबल क्या है x और क्या है बच्चों y, और इसके बाद इधर हमारा कांस्टेंट कितना है 24, और ये कितना बच्चों 17। क्लियर है? 24 और कितना है 17। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये एक्चुअली किस पैटर्न का है, इसको संक्षेप में लिखा जाए तो ये ax = b के फॉर्म का है, ax = b के फॉर्मेट का है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स A है उसका जरा डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स A का जरा डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे। जरा ध्यान दें, मैट्रिक्स A का बच्चों डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में पहले लिख दीजिए। तो 3 है, फिर 2 7, फिर कितना बच्चों 5। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दें बच्चों कि इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्लियर है ना? और 7 2 जा बच्चों कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 2 जा कितना बच्चों 14 हो जाएगा। सॉल्व करा, जिसकी वैल्यू क्या मिल गई 1 = = 0। इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स पॉसिबल है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका? इस मैट्रिक्स A का। अब जरा ध्यान दें, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो A 1 = हमने पढ़ रखा है कि एडजॉइंट ऑफ A सर होता है और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है A। अब जरा ध्यान दें बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ A को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान दें, कोई अगर मैट्रिक्स हमारा A है, A मैट्रिक्स कौन सा कितना है बच्चों, तो 3 2 7 5, ये हमारा मैट्रिक्स है बच्चों। अगर हमको एडजॉइंट ऑफ, जरा ध्यान दें बच्चों, एडजॉइंट ऑफ अगर A चाहिए तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जरा ध्यान दें बच्चों कि डायगोनल को इन डायगोनल को चेंज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? इन डायगोनल को आपस में क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इन डायगोनल को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ध्यान दें, इनका सिंबल चेंज कर देते हैं बच्चों। इनका सिंबल क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। आप चाहें तो इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, यानी A11 कैलकुलेट करें। क्लियर है बच्चों? A11 कैलकुलेट करें तो इन दैट सिचुएशन आप क्या देखेंगे कि A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 मिलेगा बच्चों। A12 की वैल्यू कितनी होगी, A12 की वैल्यू आप देखेंगे तो -2 मिलेगा बच्चों। A21 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो -7 मिलेगा। क्लियर है? A22 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, A22 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। फिर उसके बाद एक नया मैट्रिक्स हम लोग मानते थे B। क्लियर है? उसको अरेंज करते थे 5 - 2। क्लियर है? -7 अगेन व्हाट, -7 अगेन 3। क्लियर है बच्चों? फिर इसका ट्रांसपोज फाइंड करते थे, किसका, B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 - 2। क्लियर है ना? -7 और फिर से कितना 3। क्लियर है बच्चों? तो ये किसके इक्वल होता था, तो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता था। ये वाला भी मेथड हमने पढ़ रखा है। क्लियर है ना?
तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, लेकिन 2x2 ऑर्डर का कोई सा भी मैट्रिक्स अगर हो तो उसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो बच्चों डायगोनल के एलिमेंट को उसी तरह रहने देना है, बस केवल इसका साइन चेंज करना है और ये वाले जो मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 थी बच्चों, और किसी मैट्रिक्स में 1 का मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 - 7 -2 और फिर से कितना बच्चों 3। क्लियर है ना। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। जरा ध्यान दे बच्चों कि इसको और किस पैटर्न में लिखा जा सकता है, तो हमने भी बोला कि x = ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर है बच्चों। ए इनवर्स का डाटा आपके पास है बच्चों कितना है, 5 - 2 -7 3। क्लियर है बच्चों। और b की वैल्यू आपको पता है बच्चों, b तो b हमारा ये हो जाएगा, ये कितना है बच्चों जरा ध्यान दें, तो ये हमारे पास 24 और ये 17 है। क्लियर है ना, 24 और 70। अब जरा ध्यान दीजिए, इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो मल्टीप्लिकेशन कराने का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करते हैं। क्लियर है ना। ऑपरेट करने का प्रोसीजर क्या है बच्चों, यानी हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि x = अब मल्टीप्लिकेशन करने जरा ध्यान दें, तो मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 × 5, बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस, -7 × 17, तो लिखेंगे -7 × 17। क्लियर है ना। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो इस तरीके से ये डाटा देगा बच्चों, और सेकंड वाले को इसको उठाए इसके साथ ऑपरेट करा तो ये कितना आ जाएगा जरा ध्यान दें। इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा तो मिलेगा -2 × 24 प्लस, आगे जरा देखते हैं बच्चों, तो 3 × 17। क्लियर है। इनको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें, इनको कैलकुलेट करते हैं। इनको कैलकुलेट करें बच्चों तो ये हो जाएगा 120 - 119 और -48 + 51। जब इनको सॉल्व करिएगा तो बच्चों ये मिलेगा कितना 1, और ये मिलेगा कितना बच्चों, तो ये मिल जाएगा आपको 3। क्लियर है ना, 1 और 3। अब जरा ध्यान दें कि x की वैल्यू, जो कैपिटल X की जो वैल्यू है वो 1 और कितना है बच्चों 3 आ गया। इसका मतलब कि कैपिटल X के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x और y। क्लियर है ना। और जरा ध्यान दे इसका डाटा कितना आया है, तो 1 और कितना 3। अब जरा ध्यान दे, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है बच्चों तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी x की वैल्यू बच्चों को मिली कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 3। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है बच्चों। आप चाहें तो x और y का डाटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देख सकते हैं कितना आएगा 17 आएगा। जरा देखते हैं जरा, ये हो जाएगा 2 बच्चों, और 3 × 5 = 15। क्लियर है ना। तो 15 और 2 मिलकर फिर कितना आ जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। क्लियर, यानी ये जो आंसर है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। इस तरीके का कोई अगर मैट्रिक्स दिया है, या आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बच्चों 8 मार्क्स का। क्लियर है ना। ये तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए भी, 3x3 ऑर्डर के लिए मैं कराऊंगा। तो फिलहाल 2x2 ऑर्डर के लिए समझे सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्लियर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिए गए मैट्रिक्स को, दिए गए इक्वेशन को, यानी रैखिक समीकरण निकाय को हम लोग किसमें कन्वर्ट किए, मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस तरीके से, यानी ax = b, दिस इज व्हाट आवर a, दिस इज व्हाट x, और दिस इज b है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो a इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब जरा ध्यान दे, इधर देखिए बच्चों, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। क्लियर है, ये मैट्रिक्स हमारा A है। अब जरा ध्यान दे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो ये वाला है, जिस पहले कोफैक्टर निकाले, फिर मैट्रिक्स में अरेंज करें, फिर इसका ट्रांसपोज ले लें। और एक मेथड ये भी कि बच्चों डायगोनल एलिमेंट को, ये डायगोनल एलिमेंट जो है, मेन डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दिया जाए, और इस वाले डायगोनल एलिमेंट को चेंज ना कर किया जाए कि वो सिंबल चेंज किया जाए। क्लियर है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 है, तो किसी मैट्रिक्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो सिमिलरली वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमने क्या किया, A इनवर्स फाइंड कर लिया, और लेकिन अब इनको चेंज कर दिया जाए, इसको डिवाइड में किया जाए तो कितना आ जाएगा, x = A इनवर्स इंटू b। क्लियर है ना। A इनवर्स का डाटा हमारे पास ये है, b का भी डाटा ये है। जरा ध्यान दे बच्चों, इसका आर्डर कितना है, 2x2 है। इसका आर्डर कितना है बच्चों, इसका आर्डर नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 1। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, इसका आर्डर कितना होगा बच्चों 2x1 होगा। क्लियर है ना। तो सिमिलरली इस तरीके से ये भी है। अब जरा ध्यान दे कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करा तो ये डाटा फिर इस तरीके से यहाँ से कैपिटल X = 1 2 1 3 क्या आ गया, और x कैपिटल X किसके बराबर है, x, y। जरा ध्यान दे, कैपिटल X है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डाटा यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई रैखिक समीकरण निकाय है जिसमें 3 इक्वेशन है, तो उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है। क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं।
आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, जरा ध्यान दे कि ये हमारे पास कोई रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? आइए जरा देखते हैं इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि दिए गए समीकरण को किसमें कन्वर्ट करेंगे, दिए गए समीकरण को, क्लियर है ना, समीकरण को आव्यूह रूप में लिखेंगे। किसमें बच्चों? आव्यूह रूप में लिखने पर। क्लियर है बच्चों? आव्यूह रूप में लिखने पर। आप जरा ध्यान दीजिए, इनको आव्यूह रूप में लिखा जाता है, यानी ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। जरा ध्यान दे बच्चों, अब की बार एक यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ का कोफिशिएंट 3, यहाँ का कोफिशिएंट 5। क्लियर? सिमिलरली इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं तो ये -2 हो गया बच्चों, ये 1 और ये 3। सिमिलरली इधर देखें तो 3 -1 और क्या मिल गया बच्चों 2 मिल गया। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा क्या है, कितने वेरिएबल है, x है, y है, फिर से क्या है बच्चों z। क्लियर है ना? x है, y है और क्या है बच्चों z है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। जरा ध्यान दे आप कि हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना है, तो 11 फिर 2 है बच्चों और फिर कितना है 3। क्लियर है? अब जरा ध्यान दे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब जरा इसको लिखिए 1 3 5 -2 1 फिर से कितना बच्चों 3, ये हो गया 3 -1 फिर से कितना 2। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सपेंड कर देंगे, तो उस सिचुएशन में इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। हम R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये हो जाएगा 1, इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो 2 1 2, अब बीच में सिंबल होता है माइनस का और ये 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? 2 + 3 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो होता है बीच में सिंबल माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा बच्चों प्लस। अब जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग ये रो, सॉरी हाँ ये रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा बच्चों और 5 1 5, तो 6 और प्लस कितना बच्चों 5, क्योंकि बीच में सिंबल क्या है नेगेटिव है। क्लियर है ना? ये नेगेटिव है, बीच में सिंबल होता है नेगेटिव, नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे प्लस लिखेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 3 और इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम 3 9 जा 9 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों, और माइनस हो जाएगा 5 1 जा 5। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 11 2 जा 22 और फिर कितना बच्चों प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आएगा 5 सॉरी सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आ जाएगा और 4 3 जा कितना आ जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। क्लियर है ना? इनको जब ऐड करिएगा तो आएगा बच्चों कितना 39 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ना? विच इज नॉट इक्वल टू 0 कितना आएगा 39 आएगा। क्लियर है? विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दे, अगर 0 के बराबर नहीं है बच्चों, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या इनवर्स इसका पॉसिबल है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान दे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों A11 फाइंड करेंगे, यानी इस दिए गए मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो अब जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एक्चुअली कि इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। जरा ध्यान दें बच्चों, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ जाएगा 2 और इनको करा तो कितना आ जाएगा -3 और 2 और -3 मिलकर कितना आ गया बच्चों 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर आगे देखेंगे A12 कितना होगा बच्चों, जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर देंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों और 5 1 जा 5 हो जाएगा। 6 5 फिर से कितना आ जाएगा बच्चों 11, लेकिन बीच में सिंबल क्या होगा माइनस का। कारण क्या है बच्चों कि यहाँ 1 3 है, सॉरी 1 2 है, यानी -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या है ऑड है, ऑड का मतलब ये हो जाएगा कितना माइनस देगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको अगला वाला सॉल्व करेंगे A13 जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो A13 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो इनको सॉल्व करने पे आप पाएंगे कितना 4। इसी तरीके से A21 A22 A23 A31 A32 और इस तरीके से A33। क्लियर है बच्चों? वैल्यू रखते हैं, जरा इसमें जरा ध्यान दें। अब जरा ध्यान दें, बारी बारी से डाटा कैलकुलेट करते हैं तो A21 की वैल्यू कितनी होगी, A21 इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्लियर है एलिमिनेट हो जाएगा। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये डाटा बच्चों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए तो ये डाटा होगा -13। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा -13, यानी अब जरा ध्यान दें इसके लिए A31 के लिए बच्चों तो इसका डाटा हो जाएगा -1। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 के लिए, अब इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर कितना है बच्चों, तो ये हो जाएगा जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और फिर कितना हो जाएगा 7।
क्लियर है बच्चों। तो ये हमने क्या निकाल दिया कि इस दिए गए मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकाल दिया। जरा ध्यान दें बच्चों, तो एक नया मैट्रिक्स का नाम देते हैं हम, जिसका नाम देते हैं कुछ नाम दे दीजिए डी। क्लियर है ना। इनमें इनके कोफैक्टर को अरेंज करते तो जाएगा 5 माइनस 11, फिर कितना बच्चों 4। सिमिलरली ये हो जाएगा 13 माइनस 13 माइनस 13। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा -1। क्लियर है बच्चों। 10 और फिर से कितना 7। अब जरा ध्यान दें, इसका डी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर है ना बच्चों। अब जरा ध्यान दें, इनको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 11 4। सिमिलरली हो जाएगा 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 1 10 और फिर से कितना बच्चों 7। तो ये क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमको पता है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है बच्चों कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 39। तो 30 कितना लिखेंगे 1/39। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है तो 5 हो जाएगा, ये -11 फिर से कितना बच्चों 4। 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 1 10 और फिर से कितना बच्चों 7। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। लेकिन हमको क्या चाहिए बच्चों, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का डाटा हमारे पास है बच्चों, ए इनवर्स का डाटा कितना है भैया, तो 1/39। क्लियर है। और ए इसमें जरा देखते हैं ये कितना है, 5 माइनस 11 4 अगेन 13 माइनस 13 माइनस 13। सिमिलरली इस तरीके से -1 10 7। और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू 11 2 और 3 है। क्लियर है ना। 11 है 2 और क्या है 3। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, जरा ध्यान दें, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/39 को बाहर रखिए सर। क्लियर है, बाहर रखिए। फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करिए तो 11 5 का कितना आ जाएगा 55। बीच में सिंबल होगा बच्चों प्लस का। 13 और 2 जा कितना आता है 26 होगा बच्चों। और फिर आगे बढ़ते हैं, इनका मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बन जा 3 ही होगा। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान दें कि सेकेंड रो को उठाइए बच्चों और फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट कराइए तो हो जाएगा -121। क्लियर है बच्चों 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इनको देखिए इनसे मल्टीप्लाई कराइए तो -26 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना। और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराइए तो बीच में लिखेंगे +30। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि थर्ड रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करते हैं तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, बीच में सिंबल होगा माइनस। 13 2 जा कितना होता है बच्चों 26, बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस। 7 3 जा 21। क्लियर है बच्चों। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, क्लियर है ना, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, जरा ध्यान दें बच्चों। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो इनको जब ऐड कर लीजिएगा तो ये मिलेगा 78, कितना 78। इनको जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो बच्चों मिलेगा -117। क्लियर है बच्चों। और इनको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इनको कैलकुलेट करने में मिलेगा 39। और जरा ध्यान दें बच्चों, इसके आगे ये भी एक सिंबल है क्या 1/39। तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। इससे जब डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा -3 टाइम्स। इससे डिवाइड करिएगा तो कितना मिलेगा 1। अब जरा ध्यान दें कि x एक्चुअली है क्या बच्चों, x हमारा है कितना, तो x को अगर देखें बच्चों x को, तो x की वैल्यू है x y और z। रखते हैं x y z। क्लियर है ना। तो x इज इक्वल टू x y z रखिए तो हो गया x y अगेन वाट z। क्लियर है। x y z ये हो जाएगा 2 -3 या फिर से कितना 1। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, y की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई -3 और z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तो आप कहेंगे सर 1 हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो उठा के इस इक्वेशन में चेक भी कर सकते हैं। जरा ध्यान दें तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर इसमें 3 सब्स्टिट्यूट किया जाए, सॉरी x के प्लेस पे 2 तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है। और ये हो जाएगा 3, तो 6 में से 3 जाएगा बच्चों 3 बचेगा, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आया, यानी आंसर जो है बच्चों करेक्ट है। क्लियर है ना। फिर से बच्चों एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, उसको ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 8 मार्क्स का 100% श्योर क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना। बस केवल डाटा आपस में इधर उधर चेंज होगा। क्लियर है ना। डाटा चेंज होने का मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन प्रोसीजर इसी तरीके से फॉलो करना है। ये एकदम फ्री का मार्क्स है। क्लियर है ना। इसको एग्जाम में जरूर से ले लेना है। क्लियर है ना। आइए जरा ध्यान देते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, ये हमारे पास दिया गया क्या है, रेखीय समीकरण निकाय है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में बदले ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में। क्लियर है ना। तो a ये हो गया, x का मतलब x y z सर, और ये हमारे पास जो भी ये इधर वाले वेरिएबल, सॉरी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है
11 2 और फिर से कितना 3। अब जरा ध्यान दिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 39 विच इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एकदम कंप्लीटली कंफर्म है कि एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना, एग्जिस्ट करेगा तो इस सिचुएशन में एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, को फैक्टर निकाल लिया हमने। को फैक्टर को निकालने के बाद एक मैट्रिक्स में अरेंज किया, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना, तो ये हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 39 है और ये हमारे पास क्या हो गया एडजॉइंट, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्लियर है बच्चों, तो ये ओवरऑल किसका डाटा हो गया, ए इनवर्स का डाटा हो गया। हमने ये पढ़ा कि x इज इक्वल टू होता है बच्चों ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है बच्चों, ये टोटल ए इनवर्स का डाटा ये पूरा है और इनटू में कितना हो गया बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इस तरीके का डाटा आएगा। फिर x इज इक्वल टू 1/29, इधर 78 आ गया, माइनस 117 आ गया, 39 हो गया। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दी, इसमें अंदर जाकर डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा -3, और इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हम लोग x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x y और फिर से क्या z। क्लियर है ना, x y फिर से z है। बाकी हम लोग रखे, जरा ध्यान दें, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस सिचुएशन में ये जो डाटा है x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए समीकरण या रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करते हैं। 3x3 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर का क्या, इनको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये जो मैट्रिक्स बना वो 3x3 ऑर्डर का हो गया। क्लियर है, यानी इसमें 3 वेरिएबल है। क्लियर है। आइए अब देखते हैं कुछ जो है कि वो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं जिनको सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। आइए बच्चों कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। जरा ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि 3 संख्याओं का योगफल बच्चों 6 है। क्लियर है, जिनमें तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योग के दूसरी के बराबर है। बराबर होने का मतलब योग के बराबर है। यदि पहली और तीसरी संख्या के योग का दोगुना दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल बच्चों 10 हो जाता है। तो आव्यूह विधि से आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम है बच्चों, उसको रैखिक समीकरण निकाय के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ के रैखिक समीकरण निकाय के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बच्चों हमने मान लिया x है, कामा दूसरी जो संख्या है बच्चों हमने मान लिया कि वो y है। क्लियर है। तथा तीसरी संख्या बच्चों हमने मान लिया z है। क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रश्नानुसार देखें। क्लियर है बच्चों, प्रश्नानुसार जरा ध्यान दें। कहा क्या गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 6 है। हमने मान लिया x y z है, तो मान लेते हैं x प्लस y प्लस z की जो वैल्यू है बच्चों वो कितना है, 6 है। क्लियर है ना, x y z की वैल्यू कितनी है, 6 है। आगे कहा गया है जिनमें तीसरी संख्या का मतलब z पहली और दूसरी के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली और दूसरी का योग किसके बराबर है बच्चों, तीसरी संख्या z के बराबर है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे। कहा क्या गया है कि यदि पहली और तीसरी का योग का दोगुना, क्लियर है ना, पहली और तीसरी यानी x प्लस z इसके योग का दोगुना, क्लियर है ना, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी दूसरी संख्या में जोड़ दिया, इसका मतलब y में जोड़ दिया जाए तो ये किसके, तो योगफल 10 हो जाता है बच्चों। कितना योगफल हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम था उसको हम लोग रैखिक समीकरण निकाय के रूप में कन्वर्ट कर लिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, ये तो अपने सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में है ही, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाट, 6 है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बच्चों कितना, 0। और इसको अगर चेंज करा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू बच्चों कितना, 10। क्लियर है ना। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण निकाय मिल गया है। क्लियर है बच्चों, ये समीकरण क्या है, निकाय हमको मिल गया। अब क्या करेंगे कि इनको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर
अब जरा ध्यान दे, इसको आव्यूह रूप में लिखाने का मतलब क्या है बच्चों, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आप लिख दो। तो a की वैल्यू कितना है बच्चों, a की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी 1 1 1, अगेन फिर 1 अगेन 1 1 -1। क्लियर है ना। कोफिशिएंट बच्चों लिख रहा हूं मैं, यहां से फिर कितना आ जाएगा 2, ये फिर कितना 1 और फिर से कितना बच्चों 2। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। वेरिएबल मैट्रिक्स देखते हैं क्या है, कितने वेरिएबल है, एक्स वाई, फिर से कितना बच्चों z। क्लियर है। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो जाएगा 6 0 और फिर कितना 10। क्लियर है। तो ये हमने क्या कर लिया कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट काम ये करना है बच्चों कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1, फिर से 1 1 2 जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 1 1 अगेन 1 1 फिर -1 फिर से कितना है 2। क्लियर है ना। अब सॉल्व करते इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया जाए, तो R1 के रिस्पेक्ट में किया जाए तो 1 हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, अब बीच में होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल, 1 1 जा 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 1 कितना आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। बीच में सिंबल होता है माइनस का, फिर 1, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे बच्चों, ये रो और ये कॉलम, तो 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि बीच में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। अगेन फिर से कितना +1 लिखेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम, 1 1 जा 1 1 -2, तो फिर से कितना मिलेगा बच्चों -1। इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना बच्चों 4, अगेन ये नेगेटिव नेगेटिव -1 हो जाएगा, यानी सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा -5 और फिर +3, आंसर कितना बच्चों -2, विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों जो है वो जो है नॉट इक्वल टू क्या है 0, उसकी वैल्यू कितनी है -2। अब जरा ध्यान दें कि अगला काम हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए कि A11 चाहिए, A12 चाहिए बच्चों, और A13। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ और क्या चाहिए, A21 A22 A23 चाहिए बच्चों। क्लियर है ना। A23 चाहिए, A23 अगेन फिर से क्या चाहिए, A31 A32 A33। क्लियर है। चलिए फाइंड करते हैं, जरा ध्यान दें, इनको बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दें कि हर एक इसका डाटा कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि A11 की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट करना चाहें तो A11 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 2 1 जा 2 और फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव बीच में होता है लेकिन ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डाटा कितना आ जाएगा बच्चों 3। कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट को जब सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा बच्चों -4 मिलेगा। क्लियर है ना। फिर इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम ये वाला रो एलिमिनेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो बच्चों मिलेगा -1। क्लियर है ना, -1। ध्यान रखिएगा इसका बच्चों। सेकंड को देखते हैं, इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A21 का डाटा कितना होगा बच्चों, A21 का डाटा, A21 को जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -1। इसी तरीके से A22 को जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों मिलेगा 0, और A23 को जब सॉल्व करिएगा बच्चों A23 को, तो इस सिचुएशन में डाटा मिलेगा हमारा कितना 1। क्लियर है ना। -1 0 फिर से कितना 1। सिमिलरली इस तरीके से इसको देखा जाए, इसको अगर देखा जाए तो ये कितना है बच्चों, इसका डाटा हो जाएगा -2 फिर से 2 और फिर से कितना बच्चों 0। क्लियर है ना। -2 2 और फिर से कितना 0। ये हमने क्या निकाल दिया कि इस दिए गए मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकाल दिया। अब जरा ध्यान दें कि हमको एडजॉइंट चाहिए, इसका मतलब एक नया मैट्रिक्स डी नाम देना पड़ेगा। डी नाम दे दी, इसमें एलिमेंट को अरेंज कीजिए, -3 कितना हो गया -4 और फिर से कितना बच्चों -1, अगेन -1 0 1 फिर से कितना -2 2 और फिर कितना 0। अब जरा ध्यान दी, इसका ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए बच्चों, इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ट्रांसपोज ले लीजिए तो -3 -4 -1 अगेन -1 0 1 फिर से -2 2 और फिर से कितना बच्चों 0। तो ये जो डाटा निकल के आया वो क्या निकल के आ गया बच्चों कि इस मैट्रिक्स ए का, क्लियर है बच्चों, एडजॉइंट निकल गया। हमने डी ट्रांसपोज निकाल लिया जो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के, और ये डाटा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डाटा हो गया हमारे पास, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है बच्चों -2 है। क्लियर है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा -3 -4 फिर से कितना -1 फिर ये बच्चों -1 0 1 और फिर से -2 2 और फिर से कितना बच्चों 0। क्लियर है ना।
ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स ए इनवर्स की वैल्यू हमको पता है 1/-2। इनके करस्पॉन्डिंग ये डाटा देख लीजिए, -3 -4 -1 अगेन 1 0 सॉरी -1 0 1 -2 2 और फिर से कितना बच्चों 0। और जरा ध्यान दे कि बी मैट्रिक्स बी का वैल्यू कहाँ है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू ये है 6 0 फिर से कितना बच्चों 11, तो हो जाएगा 6 0 फिर से कितना 11 नहीं 10 बच्चों। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास 3 है जबकि यहाँ पे -3 था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ भी -3 था, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे, यहाँ भी 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो -1/2 को यहीं पे रहने दीजिए बच्चों। क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट रो को उठाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करा, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 और ये हो जाएगा 0। इनको सॉल्व करा तो -20 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली इनको सॉल्व करा, फर्स्ट सेकंड रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करिए तो हो जाएगा -24। क्लियर है बच्चों। और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा +20। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली इनको उठाइए, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट कराइए तो हो जाएगा -6। बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। बच्चों इनको सॉल्व किया तो -1/2 और इनको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, क्लियर है, इनको जब सॉल्व करिएगा तो यहां से मिलेगा कितना, यहां से मिलेगा -2। क्लियर है ना बच्चों। इनको जब सॉल्व करिएगा तो मिलेगा -4, इनको जब सॉल्व करिएगा तो बच्चों -6। अब इनको डिवाइड कर दीजिए 1/2 से, -1/2 से तो मिलेगा 1। क्लियर है बच्चों। 2 और फिर से क्या 3। क्लियर। ये किसके इक्वल डाटा चल रहा है बच्चों, x के इक्वल चल रहा है। जरा ध्यान दें कि x की वैल्यू है एक्चुअली कितनी, तो x की वैल्यू हमारे पास x है, y फिर से कितना है बच्चों z। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 1 2 और फिर से कितना 3 के, 1 2 और 3 के इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया 1, y इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 2 और z इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको पढ़ने के बाद हम रैखिक समीकरण निकाय को बना लेंगे। फिर जो प्रोसीजर हम पिछले वाले क्वेश्चन में फॉलो किया करते थे उसी प्रोसीजर को इसमें भी फॉलो कर लेंगे बच्चों। बस ध्यान दें कि कैलकुलेशन का मिस्टेक ना हो। देखिए एग्जाम में होता क्या है बच्चों कि थोड़ा सा टाइम हम लोग के पास कम होता है, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होते हैं, उनमें आप चाहेंगे तो जैसे हड़बड़ाहट में क्या होती है, गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। गलतियां होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। जरा ध्यान दें बच्चों, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो मैथमेटिक्स में वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। क्लियर है ना। तो उनको ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो आप जरा ध्यान देंगे एग्जाम में जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फुल्ली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। जरा लेकिन ध्यान दें कि इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसको आप जरूर देखेंगे। कारण क्या है, जरा ध्यान दें कि हम उस वाले वीडियो में एडजॉइंट निकालने का सबसे साधारण और सरल तरीका बताएंगे। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान दें, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। हाँ, इस जो मेथड मैं बताऊंगा उस मेथड से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। और एक बात और खास बात यह है कि किसी भी आरबीयू के 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो या 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो उस सिचुएशन में आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चुटकियों में बच्चों सीख जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगाएंगे। क्लियर है ना बच्चों। तो वो वाला वीडियो मिस ना करें। क्लियर है बच्चों। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।